गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं विशाल सर आप सभी को अपने YouTube चैनल विडी गुरुकुलम में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। होपफुली आपने लास्ट लेक्चर काफी एंजॉय किया होगा और काफी कुछ समझ में आया होगा। काफी बच्चों ने वैसे काफी सारे डाउट भी पूछे है ना। तो जो भी डाउट है वो आप हमें व्हाट्सएप पे है ना, टेलीग्राम पे या फिर हमारे YouTube चैनल पे आप पूछ सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग मूल का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम जितने भी नीट के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है ना। यहाँ पे हमें कुछ सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द मास, है ना, व्हाट इज द मास ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्म, है ना, व्हाट इज द मास of the precipitate form when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। तो ध्यान दीजिए AgNO3 को मिक्स किया जा रहा किससे, NaCl से। तो कह रहा कितना प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमें मास निकालना होगा। मास ऑफ AgNO3 क्या होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है वॉल्यूम और परसेंटेज सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम के साथ परसेंटेज सॉल्यूशन अगर हमें दिया गया है ना, तो ये हमारा कौन सा है, परसेंटेज W/V है। तो परसेंटेज W/V दिया गया हो तो मास ऑफ AgNO3 क्या होगा, 50 इंटू 16.9 डिवाइडेड बाई 100, है ना। क्योंकि परसेंटेज W/V क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए AgNO3 का मास ग्राम में कितना आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कुछ आ गया 8.45 ग्राम। अब चलिए ये हमें दिया गया है तो इसके बेसिस पे हम मोल निकाल सकते हैं। मोल ऑफ AgNO3 क्या होगा, AgNO3 का मोल निकालने का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास देखिए इसका कितना होगा, ये हमारा आएगा 170 के आसपास, है ना। तो 170 के आसपास आएगा। तो ये आप देखेंगे कुछ हमारा कितना आ गया, ये लगभग 1/20 के आसपास आ रहा, यानी ये मोल आ रहा 0.05 मोल्स हमारा आ रहा AgNO3 का। नेक्स्ट आते हैं NaCl का। मास ऑफ NaCl जो होगा वो फिर क्या होगा, 50 इंटू, है ना, परसेंटेज W/V डिवाइडेड बाई 100। तो ये आप फिर से देख सकते हैं, ये हमारा होगा 2.9 ग्राम। अब चलिए हम मोल निकालते हैं। मोल ऑफ NaCl क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना, 58.5। तो आप ये देख सकते हैं ये भी लगभग 1/20 यानी 0.05 मोल्स है। तो अब देखिए प्रिसिपिटेट कौन सा बनेगा, पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं। AgNO3 और NaCl जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो यहां आप देख सकते हो AgCl जो है ये हमारा प्रिसिपिटेट है। तो आप देख सकते हैं 1 मोल AgNO3 1 मोल NaCl से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल AgCl बनेगा। तो AgNO3 का भी मोल 0.05 है और NaCl का भी मोल 0.05 है। मतलब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा और AgCl का जो मोल बनेगा वो भी हमारा होगा 0.05। तो मोल ऑफ AgCl फॉर्म जो होगा वो होगा 0.05 मोल्स। हमसे पूछा जा रहा था मास ऑफ AgCl। मास ऑफ AgCl जो होगा वो होगा हमारा मोल इनटू मोलर मास। तो मोलर मास इसका देख सकते हैं 108 और 35.5 यानी 143.5, है ना। तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 7.175 ग्राम के आसपास, यानी अप्रोक्स आंसर 7 ग्राम होगा जो कि बी आंसर हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में मेनली अगर हम देखें तो हमें ये एक रिएक्शन पता होना चाहिए कि AgNO3 और NaCl जब हमारा रिएक्ट करेगा तो AgCl हमारा प्रिसिपिटेट बनेगा। दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है, दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि परसेंटेज W/V और वॉल्यूम दिया गया है, तो मास कैसे निकालेंगे, मास से मोल कैसे निकालेंगे। NaCl का जो परसेंटेज W/V वॉल्यूम दिया गया उससे मास निकल जाएगा और उससे फिर NaCl का मास निकल जाएगा। क्योंकि दोनों मोल सेम है और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1:1 है, मतलब ये AgNO3 और NaCl कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। AgNO3 1 मोल रिएक्ट करता है तो AgCl 1 मोल बनता है, तो अगर ये 0.05 रिएक्ट करेगा तो AgCl भी 0.05 मोल बनेगा। मोल को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। कह रहा व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी ध्यान दीजिए, ये जो 20 ग्राम हमें दिया गया है वो मैग्नीशियम प्योर नहीं है, ये इम्प्योर सैंपल का मास है। तो हमें मेनली निकालना है प्योर सैंपल का मास। तो पहले तो हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। हमारा मेन रिएक्शन यही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करके डिकम्पोज करते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा। मान लेते हैं लेट, है ना, परसेंटेज प्यूरिटी हमसे पूछा जा रहा, मान लेते हैं लेट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ MgCO3 सैंपल। अगर MgCO3 सैंपल का परसेंटेज प्यूरिटी हमने मान लिया x है, तो आप देख सकते हैं मास ऑफ MgCO3 प्योर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 20 ग्राम का x%, यानी ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 5 ग्राम। तो ध्यान दीजिए, इससे हम ये देख सकते हैं कि मोल हमारा, मोल ऑफ MgCO3 क्या होगा, प्योर। तो मोल AgCO3 का क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास कितना होगा 84। यहां देख सकते हैं ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 420 ग्राम। अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम ये देख सकते हैं 1:1 का रेशियो है, यानी MgCO3 x/40 है ना, सॉरी यहाँ पे ये हमारा ग्राम नहीं, ये हमारा मोल है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा MgCO3 का 1 मोल है तो MgO का भी मोल क्या होगा, 1 होगा। यानी MgCO3 का मोल और जो रिएक्ट करेगा और MgO जो बनेगा वो इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं मोल ऑफ MgCO3 रिएक्टेड दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ MgO फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, MgCO3 का मोल कितना रिएक्ट कर रहा, x/40। MgO का मोल कितना बन रहा, तो 8 मास दिया गया है और MgO का मोलर मास कितना होगा 40। तो यहां से आप देख सकते हैं x का वैल्यू जो होगा वो होगा 420/5, यानी ये हो जाएगा हमारा 84%। तो इस तरह से हम परसेंटेज प्यूरिटी निकाल सकते हैं। यानी हमें मेनली यही देखना था कि सिर्फ इम्प्योर सैंपल रिएक्ट नहीं करता है ना। दूसरा तरीका क्या था निकालने का, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता था निकालने का कि MgO जो बन रहा वो प्योर सैंपल के रिएक्ट करने से बनेगा, तो इसका आप मास से इसका मोल निकाल लें और इसका जो मोल होगा वही MgCO3 का मोल होगा। MgCO3 के मोल से MgCO3 का मास निकल जाएगा प्योर का। तो परसेंटेज प्यूरिटी क्या होगा, प्योर सैंपल का मास बाय टोटल मास इनटू 100, और वहां से आप MgCO3 का परसेंटेज प्यूरिटी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा when 22.4 लीटर of H2 is mixed with 11.2 लीटर of Cl2 each at STP। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले जो था STP और NTP सेम माना जाता था और मोलर वॉल्यूम NTP पे हमें पता है 22.4 लीटर पर मोल होता है, जबकि STP पे अभी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 22.7 लीटर पर मोल होता है। लेकिन पहले
एसटीपी और एनटीपी कंडीशन को सेम लिया जाता था, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 22.4 मानकर कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें कंडीशन एसटीपी दे दिया यानी टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर हमारा दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने पहले भी बताया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे सिंपल ध्यान दीजिए, अगर H2 और Cl2 रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा 2HCl। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर H2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, Cl2 हमारा 11.2 लीटर है, तो आप देख सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमारा Cl2 होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए 22.4 लीटर H2 के लिए 22.4 लीटर Cl2 चाहिए, लेकिन जितना Cl2 चाहिए Cl2 उससे कम है। तो जो कम होता है वही कंप्लीटली कंज्यूम होता है, और जो रिएक्टेंट हमारा कंप्लीटली कंज्यूम होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और ये H2 हो जाएगा हमारा एक्सेसिव रिएजेंट। तो एक्सेसिव रिएजेंट ये H2 होगा, Cl2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्योंकि ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा। और यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लेना है? तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो वहां आपको पहले चेक करना होगा कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन हमारा एक्सेसिव रिएजेंट है। यानी लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव रिएजेंट निकालने के बाद हम ये देख सकते हैं कि कौन मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे बनेगा। तो अब यहां ध्यान दीजिए लिमिटिंग रिएजेंट है तो आप यहां देख सकते हैं 1 मोल से 2 मोल बन रहा, और मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं 1 वॉल्यूम से HCl का 2 वॉल्यूम बनेगा। आ रहा समझ में? तो 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनेगा, यानी 11.2 लीटर से HCl कितना बनेगा, ट्वाइस, यानी 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर्म जो होगा वो हमारा होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ Cl2 रिएक्टेड, क्योंकि हम यहाँ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देख सकते हैं, Cl2 एक रिएक्ट करता है तो HCl 2 बनता है, यानी HCl Cl2 का डबल बन रहा। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए Cl2 हमारा 11.2 है तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर, और ये जो कंडीशन है वो STP यानी पहले के अकॉर्डिंग ये हमारा NTP कंडीशन है। तो आपको पता है मोल ऑफ HCl क्या होगा, वॉल्यूम से जब हमें मोल निकालना होता है तो मोल क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और एनटीपी पे हमारा मोलर वॉल्यूम 22.4 यानी 1 मोल HCl बनेगा। यानी आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें हम एक थ्योरेटिकल बात बता दें, कभी भी स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन को हम ऐसे बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको पता होगा मोल मेथड, पीओएसी मेथड, है ना, इक्विवेलेंट मेथड, तो बहुत सारे मेथड से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें किसी भी मेथड से, अगर हम मोल मेथड की बात करें, मोल मेथड से अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो आपको पता होगा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस था, तो मोल और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हम मान लेते हैं x को, तो H2 का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, H2 का जो मोल होगा, तो मोल और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसका मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। जिसका रेशियो हमारा मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। यानी हमें रेशियो लेना है किसका, H2 का, और हमें रेशियो किसका लेना होगा, Cl2 का। तो Cl2 और आप अगर H2 दोनों का रेशियो लेंगे तो आप देख सकते हैं रेशियो किसका मिनिमम है, Cl2 का, इसलिए Cl2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और H2 हमारा एक्सेसिव रिएजेंट होगा। प्रोडक्ट
हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, एक्सेसिव रिएजेंट टोटली रिएक्ट नहीं कर रहा, तो अगर हम ये मान लें कि ये टोटली रिएक्ट कर रहा और इसके बेसिस पे अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो गलत आएगा, क्योंकि H2 कंप्लीटली रिएक्ट ही नहीं कर रहा। और अगर इसको हम कंप्लीटली रिएक्ट कराकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा गलत होगा। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम हमेशा प्रोडक्ट निकालते हैं? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट टोटली रिएक्ट करता है, इसलिए इसके बेसिस पे जब हम प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे कितना प्रोडक्ट बन रहा, तो वो हमारा आंसर सही होगा। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमें यहाँ क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 20 मॉलिक्यूल्स हमें दिया गया है यूरिया का, है ना। और कह रहा ये हमारा प्रेजेंट है कितना, 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। क्या रहा, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो हमारा कंसंट्रेशन निकालना है वो मोलैरिटी निकालना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में मोलैरिटी दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, अगर हम आंसर निकालने की कोशिश करें तो ध्यान दो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट मेथड, यानी मेथड दोनों सेम होगा लेकिन हम बनाने का तरीका स्टेप अलग अलग होगा। जैसे अगर डायरेक्ट हमें बनाना हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं मोलैरिटी ऑफ यूरिया क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये हो गया मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने बताया अगर मिलीलीटर में होगा तो आप ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोलैरिटी का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मोल होगा दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो 100 ml सॉल्यूशन में आपका ये देख सकते हैं, यहां पे अगर हम ये निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगा 0.01 मोलर, यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड, यहां पे ध्यान दीजिए, दूसरा मेथड हमारा तरीका क्या हो सकता है, ये हम डेफिनेशन को पकड़े 100 ml में 6.02 इंटू 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया है, तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या, 1000 ml, तो 1000 ml 100 ml का 10 गुना है, तो 10 गुना वॉल्यूम लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, 10 गुना मिलेगा, यानी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 6.02 इंटू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स होगा। बट हमें पता है अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में निकल गया तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी मोल्स कितना होगा इन 1 लीटर, या कह ले 1000 ml में कितना होगा, तो मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, यहां से भी देखिए 0.01 आएगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर हमारा कितना है, 0.01 मोल्स है। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो मोल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ए नहीं डी होगा, ए में तो 0.001 दिया गया है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा डी आंसर हो जाएगा 0.01। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमेशा मोलैरिटी के लिए सिंपल ये डेफिनेशन है, यहीं से सारा फॉर्मूला भी आता है आपका, ये जितने भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है मोलैरिटी का वो टोटली बेस्ड इसी पे है कि मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है। मोलैरिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का मोल होगा दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तेरा 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो कि दिया गया Na2CO3 है, उसको कह रहा इज डिजॉल्व इन, है ना, इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर आगे कह रहा इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड कार्बोनेट आयन का। अब देखो किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एक पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मान लो एक आयनिक कंपाउंड हम लेते हैं MXNY,
तो ये आयनिक कंपाउंड टूटेगा कैसे, एक्स एम है ना, y प्लस प्लस वाई एन एक्स माइनस, ऐसे डिसोसिएट होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसका मोलैरिटी m है तो my प्लस का मोलैरिटी जो होगा वो होगा mx, और nx माइनस का जो मोलैरिटी होगा वो होगा my। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ध्यान दीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हो आयंस हो, सबके लिए सेम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा। तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। मोलैरिटी जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। और ये कब होगा, इफ V इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो आप देख सकते हैं एक मोल से x मोल बन रहा, यानी my प्लस का मोल mx ny के मोल का x टाइम्स है, तो मोलैरिटी भी x टाइम्स होगा। अगर इसका मोलैरिटी m है तो इसका मोलैरिटी mx होगा। सिमिलरली mx ny का एक मोल से nx माइनस y मोल बन रहा, यानी nx माइनस का मोल mx ny का y टाइम्स है, तो मोलैरिटी भी क्या होगा, y टाइम्स होगा। इसका मोलैरिटी m है तो इसका my होगा। वैसे ही सिमिलरली ध्यान दीजिए Na2CO3 जब डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। यहां पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन, अगर हम चाहें क्वेश्चन को बिना मतलब सॉल्व किए बनाना तो आपको यहां से बना सकते हो। का सोडियम प्लस आयन का मोलैरिटी कार्बोनेट आयन का डबल होगा, है ना, तो कार्बोनेट आयन का डबल होगा, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है बी, तो आंसर बी हो जाएगा। सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड क्या है उसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया। अब चलिए प्रॉपर मेथड से हम सॉल्व करते हैं। बिना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम चाहते तो बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ध्यान दीजिए एग्जाम में हमेशा ऑप्शन को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट ऑप्शन से आप बहुत फास्ट बना सकते हो। जैसे हमने बोला कार्बोनेट आयन का मोलैरिटी है ना सोडियम आयन का हाफ होगा, तो सोडियम आयन का हाफ मोलैरिटी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है बी, तो इसलिए आंसर बी होगा। दूसरा तरीका यहाँ पे चलिए हम निकालते हैं मोल। मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो गया हमारा मोल्स। अब चलिए मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, मोलैरिटी होता है हमारा मोल, है ना, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में हो तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मोलैरिटी जो है वो हमारा कितना आ रहा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा तो 50.6 डिवाइडेड बाई 53, है ना, 50.6 डिवाइडेड बाई 53, इसको आप अप्रोक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9955 m। ये मोलैरिटी सोडियम कार्बोनेट का आया। अब आप देख सकते हैं मोलैरिटी अगर हम बात करें ऑफ CO3 2 माइनस, तो ये जो होगा वो होगा इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के एक मोल से एक मोल कार्बोनेट मिल रहा, तो अगर हमारा 1:1 का रेशियो है तो मोल सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम है, तो मोलैरिटी भी सेम होगा। तो ये आ गया हमारा 0.955 m। अब चलिए मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सोडियम आयन का मोलैरिटी सोडियम कार्बोनेट के मोलैरिटी का डबल होगा। क्यों, क्योंकि मोल डबल है तो मोलैरिटी भी क्या होगा, डबल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी 0.955 है, तो यहाँ पे सोडियम आयन का मोलैरिटी 1.91 m आ जाएगा। तो आप देखिए ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन है बी। या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं या मेथड से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका ये लगना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड जो कि डिसोसिएट हो रहा तो उससे हम
कैसे मोलैरिटी, आयनिक कंपाउंड का मोलैरिटी अगर हमें पता है तो कैसे हम आयन का मोलैरिटी निकालेंगे, ये मेथड आपको बताया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। जहां भी दिक्कत हो आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे बता सकते, सॉरी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं ना, लेकिन जहां भी डाउट हो जरूर पूछें, हम ट्राई करेंगे आपको और इजिली मेथड से हम आपको एक्सप्लेन करें, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब यहां ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको एक्सप्लोड किया गया और उससे रिएक्ट करने से बना वाटर। तो हमने बताया जब भी दो एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो आपके पास एक बेस्ट मेथड है, अगर आप रेडॉक्स यानी एन फैक्टर इक्विवेलेंट मेथड यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम मोल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन को जैसे हमने बैलेंस किया तो हमें मोल निकालना होगा। चलिए मोल निकालते हैं। मोल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोल होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आ गया 5 मोल। ऑक्सीजन की बात करें तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आ गया 2। फिर हमने बताया लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या निकालना होगा, रेशियो। रेशियो किसका, मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो H2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो रेशियो आएगा 2.5। ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, तो यहां देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आया। तो आप देख सकते हैं H2 और O2 में किसका रेशियो मिनिमम है, ऑक्सीजन का रेशियो मिनिमम है। ये 2 और 2.5 में कौन सा वैल्यू लोएस्ट है, 2, ये लोएस्ट वैल्यू है। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, इसलिए ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो एक्सेसिव रिएजेंट होगा। यानी प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, ऑक्सीजन के बेसिस पे। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला ऑक्सीजन के बेसिस पे लगाएंगे। मोल ऑफ O2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर फॉर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आप देख सकते हैं मोल ऑफ वाटर जो फॉर्म्ड होगा वो हो जाएगा ट्वाइस इनटू मोल ऑफ O2 रिएक्टेड, 2 into 2, ये हो जाएगा हमारा 4 मोल्स आंसर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। तो देखिए इस तरह के स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन में ध्यान देना है, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दे आपके लिए सबसे पहले निकालना जरूरत है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि पहले रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट निकालें या दूसरे रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग निकालें। अगर दोनों एक साथ खत्म होगा तो हम H2 के बेसिस पे वाटर निकालें या O2 के बेसिस पे वाटर निकालेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा क्योंकि दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहा। तो दोनों से अगर हम निकालेंगे तो डेटा सेम आएगा। बट इस केस में हाइड्रोजन बच जा रहा, हाइड्रोजन का 10 ग्राम रिएक्ट नहीं कर रहा, बट ऑक्सीजन का 64 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा। तो ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा, इसलिए वाटर का जब इंफॉर्मेशन हमें निकालना है वो हम किसके बेसिस पे निकालेंगे, ऑक्सीजन, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ lead 2 chloride will be formed from a reaction between 6.5 ग्राम of PbO and 3.2 ग्राम HCl। सबसे पहले lead 2 chloride अगर दे रहा इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। lead 2 chloride अगर दिया गया है इसका सिंपल मतलब ये है कि लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी फॉर्मूला होगा हमारा PbCl2। तो चलिए रिएक्शन में देखते हैं। ये हमारा रिएक्शन है PbO प्लस HCl गिव्स PbCl2 प्लस वाटर। अब चलिए रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो यहां से देख सकते हैं हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। फिर से सेम क्वेश्चन आपका, फिर से सेम क्वेश्चन है, PbO दिया गया है, HCl का मास दिया गया है। फिर से हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, है ना। मोल हम निकाल लेंगे ना, मोल ऑफ PbO क्या होगा, यहाँ पे देखिए मोल ऑफ PbO होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ PbO, है ना।
फिर हम मोल ऑफ HCl निकाल लेंगे। HCl का मोल क्या होगा, मास बाई मोलर मास ऑफ HCl। जब मोल निकल जाएगा तब हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो मोल और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो ध्यान दीजिए, मोल पीबीओ का है 6.5 बाई मोलर मास और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। अगर हम HCl की बात करें तो HCl का हमारा रेशियो क्या होगा, 3.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों रेशियो में हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू पुट करके मोलर मास का, कि कौन सा रेशियो मिनिमम है। जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम रेशियो होगा, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और उस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम PbCl2 निकाल लेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट मोल पूछा जा रहा है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। तो मान लो अगर पीबीओ हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो पीबीओ का मोल होगा वही PbCl2 का मोल होगा, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अगर हमारा HCl लिमिटिंग रिएजेंट आता है, रेशियो जिसका मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आता है तो PbCl2 का मोल HCl का हाफ होगा, क्योंकि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, तो हम HCl के बेसिस पे PbCl2 का मोल निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आइडिया दे दिया आपको सॉल्व कैसे करना है। डेटा आप रख करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब हमें मोलैरिटी पूछे HCl का और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, यानी ये सॉल्यूशन सिर्फ HCl का है, तो इस केस में ध्यान दीजिए हम कह सकते हैं HCl का सॉल्यूशन है और इसमें HCl ही सॉल्यूट है। तो सिंपल हम मान लेते हैं क्या, कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा 1 लीटर है। 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, तो हम कह सकते हैं ये 1000 ml होगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 1.17 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 1.17 इंटू 1000। तो यहां से देख सकते हैं ये आ जाएगा 1170 ग्राम। अब चलिए ये मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, क्योंकि HCl का ही सॉल्यूशन है, तो हम कह सकते हैं ये मास HCl का है। अब देखिए मोलैरिटी जो होगा, यानी मोलैरिटी के लिए हमें मोल निकालना होगा। मोल ऑफ HCl क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 36.5। ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये मोल जो आएगा वो कितने लीटर में आएगा, ये अप्रोक्स आप देख सकते हैं ये हमारा 32 के राउंड आ रहा है ना। 36.5 इंटू 3 जो है 109 के राउंड आता है ना। तो ये हमारा वैल्यू लगभग 32.05 आएगा। ये 32.05 जो मोल्स है वो कितने लीटर सॉल्यूशन में है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो आपको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी ऑफ HCl जो होगा वो हमारा हो जाएगा 32.05 मोलर, है ना। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल, जब भी जैसे मान लो अगर हम कहते हैं बताओ मोलैरिटी ऑफ, है ना, वाटर क्या होगा, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि ये एक सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन सिर्फ वाटर का सॉल्यूशन है ना। तो वाटर का सॉल्यूशन है, तो वाटर का सॉल्यूशन है तो हम सिंपल वॉल्यूम अगर 1 लीटर लेते हैं तो उससे मास निकल जाएगा। जो मास निकलेगा वाटर का, वही वाटर हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के मास से हम मोल निकाल लेंगे। मोल हमारा जब 1 लीटर सॉल्यूशन में आ जाएगा वही हमारा मोलैरिटी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन द रिएक्शन 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें कह रहा
when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion। तो यहाँ पे पूछा जा रहा क्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि कह रहा कितना मोल NO बनेगा, कितना मोल वाटर बनेगा, ऑक्सीजन टोटली कंज्यूम होगा या अमोनिया टोटली कंज्यूम होगा। तो वाटर हमारा सॉरी ऑक्सीजन हमारा टोटली कंज्यूम होगा या अमोनिया, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा रेशियो पे। कौन से रेशियो, मोल और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। NH3 का रेशियो क्या होगा, तो NH3 का मोल 1 है और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, तो ये आ गया 0.25। अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो यहां देख सकते हैं ऑक्सीजन का मोल 1 है और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 है, तो रेशियो आ गया 0.2। तो आप देख सकते हैं ये रेशियो ऑक्सीजन का रेशियो मिनिमम है, यानी ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और अमोनिया हमारा एक्सेसिव रिएजेंट होगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है तो ये टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, टोटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन में टोटली कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, टोटली कंज्यूम्ड होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर हमें बाकी ऑप्शन चेक करना है डी तो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेसिव रिएजेंट है। बी सी को चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं सिंपल, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि अब सारा कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ NO डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से देख सकते हो मोल ऑफ NO क्या होगा, 4/5 इंटू मोल ऑफ O2। O2 का मोल 1 है तो NO का मोल हो जाएगा 4/5 यानी 0.8 मोल्स, जो कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1 मोल दिया गया है, तो बी ऑप्शन गलत होगा, है ना। अब चलो हम सी को चेक करते हैं, सी ऑप्शन के लिए। तो सी के लिए हम लगाएंगे मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से देख सकते हैं मोल ऑफ वाटर क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू मोल ऑफ O2। यानी आप देख सकते हैं O2 का मोल हमारा 1 है तो वाटर का मोल हमारा 1.2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा, वो पहले ही निकल जाता क्योंकि ये आपका सिंगल करेक्ट आंसर है। तो अगर हमारा पहले ही लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया O2 है तो ये हम कह सकते हैं ना, या तो ए सही होगा या डी सही होगा, है ना। या दोनों सही हो सकता था, कब, जब दोनों का रेशियो सेम आ जाए। दोनों का रेशियो सेम आने का मतलब हुआ कि अमोनिया भी टोटली कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन भी टोटली कंज्यूम होगा, तो ये फिर मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो जाता। सिंगल करेक्ट है मतलब ए और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, जो कि हमने देखा ऑक्सीजन का रेशियो मिनिमम है, इसलिए ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, सारा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान रखें कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब भी हम प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं वो किसके बेसिस पे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया, कह रहा एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। यहां ध्यान दीजिए, जैसे कह दिया CCl4 वेपर, है ना, और पूछा जा रहा किस पे, एसटीपी पे, यानी ये गैस बोल रहा। और जब भी कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया गया तो हम हमेशा यही मानेंगे कि ये गैस कैसा बिहेव कर रहा, ये आइडियली बिहेव कर रहा, तो आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, कोई भी चीज अगर हम बात करें आइडियल बिहेव कर रहा तो एसटीपी हमने बताया पहले एसटीपी एनटीपी सेम था, तो एसटीपी एनटीपी पहले के, ये क्वेश्चन 1988 का है, उस समय एसटीपी एनटीपी हम सेम कंडीशन मानते थे और मोलर वॉल्यूम हमारा होता था 22.4 लीटर पर मोल। बट अभी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो हमें पता है एसटीपी कंडीशन में प्रेशर 1 बार होता है और उसके अकॉर्डिंग मोलर वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर पर मोल, और एनटीपी पे प्रेशर हमारा 1 atm होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा मोलर वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर पर मोल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें डेंसिटी जब कहे तो हमें पता है, ध्यान दीजिए डेंसिटी क्या होता है यार,
डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का, गैस हो कुछ भी हो, है ना, सॉलिड हो, मास बाई वॉल्यूम तो सबके लिए ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें एनटीपी कंडीशन दे दिया तो हमें वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम पता है, CCl4 के एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। अगर हम बात करें मास का, तो अगर हमने वॉल्यूम एक मोल का लिया है तो मास भी हमें कितने मोल का लेना होगा, एक मोल का, और एक मोल के मास को कहते हैं मोलर मास। तो यहां आप देख सकते हैं CCl4 का मोलर मास 154 होगा। अगर ये 0.4 नहीं होता तो ये कैलकुलेट करने पे 7 आंसर आता। तो 22.4 है, मतलब 7 से जस्ट कम, और जस्ट कम का आंसर कितना है, 6.87, यानी आंसर हमारा ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपल हमें यही ध्यान रखना था कि अगर फास्ट बनाना है, दूसरा तरीका और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहां देखो, हमने वॉल्यूम लिया है किसमें, लीटर पर मोल में, है ना, और मोलर मास लिया है किसमें, ग्राम पर मोल में। मोल मोल कैंसिल, आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा, ग्राम पर लीटर में। तो यूनिट का कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरा हमने बताया कि इस क्वेश्चन को आप चाहते तो और भी तरीका, लंबा मेथड हो सकता था। लंबा मेथड कैसे होगा, यहां ध्यान दो, हम इस तरह से बना सकते थे कि हमें पता है पीएम इक्वल टू क्या होता है, डीआरटी, तो हम प्रेशर का वैल्यू रखेंगे, मोलर मास का वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे, टी का वैल्यू रखेंगे, तो डेंसिटी आएगा। वहां से भी डेंसिटी सेम आता, एसटीपी जैसे बोल दिया, पुराने के अकॉर्डिंग ये एनटीपी था, ये बार बार समझ लें। तो एनटीपी कंडीशन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो ये होगा 273 केल्विन। तो यहां ध्यान दीजिए, टेम्परेचर, प्रेशर पता है, मोलर मास पता है, आर का वैल्यू पता है, डेंसिटी निकल जाएगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि आप ऑलरेडी आरटी बाई पी का वैल्यू, मोलर वॉल्यूम जो है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एनटीपी पे 22.4 होता है। तो फिर से कैलकुलेशन करने से अच्छा है सिंपल हम यूज करेंगे, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हम एक मोल का ले रहे हैं तो मास भी हम एक मोल का ले लेंगे। एक मोल का मास मतलब मोलर मास, एक मोल का वॉल्यूम मतलब मोलर वॉल्यूम, वहां से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लेंदी नहीं करना यार, आपको टाइम बचाना है, हमेशा ये ध्यान रखें। एग्जाम के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको वहां सिर्फ ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर देना है, आपको सॉल्व करने के साथ साथ आपको टाइम भी बचाना है। तो हमें ये दोनों बातों का ध्यान हम रखेंगे। यहां देखिए फिर क्या दिया हुआ है, कह रहा द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 के पावर 24 CO मॉलिक्यूल्स इज। सबसे पहले ये समझे, अगर हमें कहा जाए, है ना, ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर बोला जा रहा, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमें पूछा जाए ग्राम एटम्स, इसका मतलब, ग्राम एटम का मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा, मोल ऑफ एटम्स। और अगर हमें ग्राम आयंस दिया गया हो, इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा, मोल ऑफ आयंस। तो जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यहां कह रहा द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमें ऑक्सीजन का मोल निकालना है कि 6.02 इंटू 10 के पावर 24 CO मॉलिक्यूल्स को अगर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं किसका, यहां पे ध्यान दीजिए। अगर हम CO की बात करें तो यहां देखो, हमने, आपको पता है या नहीं पता नहीं, हम एक जनरल इक्वेशन, इस क्वेश्चन को तो चलो हम सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग एक जनरल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ एक जनरल इक्वेशन हमने बताया हुआ है अपने बेसिस में, जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे। ax by जैसे मान लो आपको दिया गया है ना, अगर कोई मॉलिक्यूल, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ax by दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ a divided by x that is equal to number of b divided by y। हम ये लिख सकते हैं, है ना, इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ ax by इक्वल टू मोल ऑफ a डिवाइडेड बाई x इक्वल टू मोल ऑफ b डिवाइडेड बाई y। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल देकर उसके एटम
या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये रिलेशन यूज करना चाहिए, इससे आपका डायरेक्ट फास्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं सीओ अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में ये 1 आएगा, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है दैट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ध्यान दीजिए एक सीओ मॉलिक्यूल्स में आपका एक ऑक्सीजन एटम है, यानी जो सीओ का नंबर होगा वही ऑक्सीजन एटम का नंबर होगा। तो ऑक्सीजन एटम का नंबर हमें क्या दिया गया है 6.02 इंटू 10 के पावर 24। तो यहां देखिए मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारा निकल जाएगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो यहां से आप देखिए ये आ जाएगा हमारा 10 मोल। अब चलिए ये आया एटम का मोल, लेकिन हमें ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बताना था ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हमें मॉलिक्यूल का मोल निकालना है। तो आपको पता है O2 में 2 ऑक्सीजन होता है, तो हम कह सकते हैं मोल ऑफ O2 जो होगा वो होगा हमारा हाफ इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन O2 में 2 ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन का नंबर O2 का डबल होगा। इसी चीज को उल्टा भी बोल सकते हैं, O2 का नंबर ऑक्सीजन का हाफ होगा। तो यहां देखिए हाफ इंटू 10 ये कितना आ गया 5 मोल्स, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। इसी को देखो फास्ट अगर उस एग्जाम में आप बनाते तो कैसे बनाते, सिंपल ये हम देख रहे पा रहे हैं कि ये नंबर जो है वो 10 मोल के बराबर है। 10 मोल सीओ है मतलब 10 मोल ऑक्सीजन होगा, और O2 में डबल ऑक्सीजन है मतलब 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो एक O2 बनेगा। तो 10 मोल O2 में 5-5 मोल 2-2 ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो 5 मोल O2 तैयार होगा। हम कह सकते हैं 10 मोल ऑक्सीजन है तो O2 कितना होगा 5 मोल। इस क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से हमें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज। तो ध्यान दीजिए इस बार एटम पूछा गया है, इस बार मॉलिक्यूल नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए हम नंबर ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ CO2 जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वो होगा मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये हो गया मोल, मास बाई मोलर मास मोल। मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर जो है ये हमारा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप ये देख सकते हैं ये वैल्यू आ गया 6.02 इंटू 10 के पावर 22। तो यहां देखिए CO2 में कितना ऑक्सीजन एटम है 2, यानी एक CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी ऑक्सीजन एटम का नंबर CO2 का डबल होगा। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होगा वो ट्वाइस होगा नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स के। तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा 1.2 इंटू 10 के पावर 23, यानी ये आंसर जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस बार मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन देकर उस मॉलिक्यूल में एटम का नंबर पूछ रहा था। पिछली बार उस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का आपको मोल पूछा जा रहा था। तो मॉलिक्यूल का पूछे या आपका एटम का पूछे, सॉल्व करने का तरीका यही है, सिंपल ये ध्यान रखना है। अगर O3 में ऑक्सीजन पूछे तो हम कहेंगे 1 O3 में 3 ऑक्सीजन एटम है। अब इसी चीज को पूछा जाए 9 ऑक्सीजन एटम है तो इससे कितना O3 बनेगा, तो 3 O3 बनेगा, यानी ऑक्सीजन O3 का 3 गुना है। उल्टा O3 ऑक्सीजन का 1/3 है। O3 जो है ऑक्सीजन का 1/3 है और ऑक्सीजन O3 का 3 गुना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पे समझिए O3 में 3 ऑक्सीजन है ना, यानी ऑक्सीजन का नंबर O3 का 3 गुना होगा। तो आप देख सकते हैं एक O3 में 3 ऑक्सीजन है। दूसरा 9 ऑक्सीजन एटम है तो O3 में 3 ऑक्सीजन है तो O3 का नंबर ऑक्सीजन का 1/3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
बट फिर भी हमने डिस्कस किया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको सॉल्व कैसे करना है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 1 cubic centimeter N2O at NTP contains, यहाँ ध्यान दो, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है N2O at NTP, तो 1 cubic centimeter का मतलब 1 ml, ये हमें 1 ml N2O दिया गया है at NTP। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है हमसे, नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, जिसके बाद हम एटम इलेक्ट्रॉन सब निकाल सकते हैं। तो चलो, नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो वॉल्यूम से अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो ध्यान दो, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, 22.4 जो मोलर वॉल्यूम होता है लीटर पर मोल, वो आपका लीटर में होता है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया, इसलिए हमने मोलर वॉल्यूम को भी मिलीलीटर में चेंज कर दिया। तो वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, ये मोल हो गया, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी 6.02 इंटू 10 के पावर 23, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स का नंबर यही दिया गया है, यानी बी ऑप्शन तो सही है। अभी चेक करते हैं और ऑप्शन सही होगा तो डी आंसर हो सकता है, ऑल ऑफ दी है। अब मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब देखो N2O की बात करें तो एक N2O में कितने एटम है, 3 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, यानी एटम का नंबर मॉलिक्यूल का 3 टाइम्स होगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो 3 इंटू नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि एक N2O मॉलिक्यूल्स में 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए N2O मॉलिक्यूल्स का नंबर पता है, तो हम लिख सकते हैं 3, है ना, इंटू 1/22400 इंटू 6.0 इंटू 10 के पावर 23। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अगर 3 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करें तो 1.8 आएगा, सॉरी 18 आएगा। 18 को 1.8 में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर जो है वो हमारा 10 के पावर 24 हो जाएगा। 24 को डबल जीरो से उड़ाएंगे तो ये 22 होगा और नीचे 224 आ जाएगा। तो यानी ए ऑप्शन हमारा आ जा रहा है। इसको सॉल्व करें तो हमारा 1.8 बाई 224 इंटू 10 के पावर 20 एटम्स आ रहा। तो ध्यान दीजिए ए ऑप्शन भी है। अब ए ऑप्शन है तो पक्का सी ऑप्शन भी होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो 2 ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। ए भी सही है तो सी भी सही होगा, यानी डी आंसर होगा। फिर भी हम निकालते हैं। अब चलो N2O इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो सबसे पहले N2O का हमें नंबर पता है यार। अब इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 N2O कितना होगा। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पूरा, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो कितना नाइट्रोजन है 2। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो 14 प्लस 8 कितना 22, यानी एक N2O मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है। एक N2O में 3 एटम था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। एक N2O में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इन N2O वो क्या होगा 22 इंटू नंबर ऑफ N2O, और नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल्स कितना है 6.02 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 22400। तो यहाँ देखिए 22 इंटू 6 132 हो जाएगा। 132 को अगर 1.32 लिखेंगे तो ये 25 होगा। 25 से डबल जीरो से अगर उड़ाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं सी ऑप्शन भी आ जा रहा, 1.32 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 224, यानी सी ऑप्शन भी सही है, ए बी सी तीनों सही है, मतलब हमारा डी आंसर सही है, ऑल ऑफ दी एबव। क्लियर है। तो जब भी ध्यान दीजिए हमारे मूल कॉन्सेप्ट में यही आप पढ़ते भी हो कि एक मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन अगर हमें दिया गया है तो मॉलिक्यूल से हम नाइट्रोजन एटम का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल से हम ऑक्सीजन एटम का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल बनता किससे, एटम से, तो हम एटम का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना। एटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही दिया गया था, मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन दिया गया है, मॉलिक्यूल बन रहा है एटम से, तो एटम के बारे में पूछ दिया गया। मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन दिया गया था, मॉलिक्यूल के बारे में पूछ दिया गया था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन का भी इंफॉर्मेशन पूछ दिया गया। तो जो भी पूछा जाएगा हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस 38.71 माइनस 9.67। अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑक्सीजन कितना आ रहा, ये आ जा रहा कुछ 51.62। अब जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो हमें एक ही चीज ध्यान देना है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम के मोल रेशियो के बराबर होता है। यानी हमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम का जो मोल रेशियो होगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले तो हमें मास रेशियो दिया गया है, कार्बन का 38.71, हाइड्रोजन का 9.67, ऑक्सीजन का 51.62, ये हमारा मास रेशियो है। लेकिन ध्यान रखें जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो एलिमेंट के एटम का मोल रेशियो लेना होगा। तो चलिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये एटम, इसका मोल रेशियो क्या होगा, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोल हो जाएगा। और 51.62 मास है तो मोलर मास कितना, 16। यहां ध्यान दीजिए हम कह रहे हैं बार बार एटम का मोल रेशियो, यानी हाइड्रोजन में हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट जो है उसके एटम का मोल रेशियो निकालेंगे, वो डायरेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला में देता है। अब ये देखिए कितना आ रहा, 3 पॉइंट है ना 2 कुछ 2 इस तरह का आ रहा, ये हमारा आ रहा 9.67, फिर ये आ रहा हमारा 3.22 के आसपास। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 3.22 है, उससे डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा कौन सा रेशियो है, ये हमारा मोल रेशियो है। लेकिन हमें सिंपल मोल रेशियो निकालना है, तो सिंपल मोल रेशियो का मतलब इंटीजर फॉर्म में लाना है। तो 3.22 को हम 3.22 से डिवाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिए 3.22 को हम, फिर 9.67 को हम डिवाइड करेंगे 3.22 से, है ना। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए 3.22 को हम डिवाइड करेंगे 3.22 से, तो ये हमारा रेशियो आएगा 1:3:1। ये हमारा आया सिंपल मोल रेशियो, और सिंपल मोल रेशियो ही क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन 3 आया, ऑक्सीजन 1 आया, यानी CH3O जो होगा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, सी। तो यहाँ पे ध्यान दे, जब भी हमें इस बार मास दिया गया है, क्या जरूरी है हमेशा मास दिया जाएगा, नहीं, वो आपको नंबर ऑफ एटम अलग अलग कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, बस हमें ध्यान रखना है जो भी इंफॉर्मेशन देगा उससे हमें मोल निकालना है, और एटम का मोल रेशियो लेकर सिंपल मोल रेशियो निकाल देंगे, वहां से हमारा डायरेक्ट क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये था हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, जैसे चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडेज, है ना, एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय मास। तो कह रहा देन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज। तो सबसे पहले परसेंटेज मास ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, इन ए कंपाउंड या इन ए कंपाउंड सिंपल लेते हैं, किसी भी कंपाउंड अगर हम बात करें उसमें परसेंटेज एलिमेंट क्या होगा, तो परसेंटेज एलिमेंट होता है उस
नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, कल के क्लास में भी हमने ये बताया था, इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमने बताया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज बाय मास सेलेनियम का हमें दिया गया है 0.5, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल हमें नहीं पता तो हम n मान लेते हैं, सेलेनियम का एटॉमिक मास हमें 78.4 दिया गया है इनटू 100 डिवाइडेड बाय m। तो आप देख सकते हैं m का जो वैल्यू आ रहा वो आ कितना रहा, 1568 है ना, जीरो, ये आ रहा n 15680, ये आ रहा हमारा वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए 0.5 से डिवाइड होगा तो ये 200 हो जाएगा, 200 होगा तो यहाँ 7840 होगा, 7840 इंटू टू जो होगा वो आ जाएगा ये। अब देखिए m का वैल्यू हमारा आया n के टर्म्स में, तो अब यहाँ पे n तो दिया नहीं गया है तो m कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें एक वर्ड यूज किया गया है। वर्ड कौन सा यूज किया गया है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास यहां पे ध्यान दो, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। n क्या है, नंबर ऑफ सेलेनियम एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब यहां पे ध्यान दो, अगर कोई कंपाउंड सेलेनियम से बना हुआ है तो उस कंपाउंड में सेलेनियम का मिनिमम कितना एटम होगा, एक एटम होगा। अगर कोई भी कंपाउंड सेलेनियम से बना हुआ है तो उस कंपाउंड में कम से कम एक एटम होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर m मिनिमम निकालना है हमें, n शुड बी मिनिमम, n मोलर मास मिनिमम के लिए n का वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए। और हमें पता है अगर कंपाउंड सेलेनियम से बना हुआ है तो n मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि कम से कम सेलेनियम का एक एटम होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो m मिनिमम जो होगा वो आ जाएगा 15680, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.568 इंटू 10⁴, यानी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ए। इस क्वेश्चन में सिंपल, ये क्वेश्चन हम कल के क्लास में ही बताए हुए हैं, इसमें बस एक चीज था कि n हमारे पास दो अननोन था, मॉलिक्यूलर मास और n, और दो अननोन के लिए एक इक्वेशन बस दिया गया है तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्ट हिडन दिया गया है, ये बोलकर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालिए। और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ध्यान दीजिए, अगर कोई कंपाउंड सेलेनियम से बना है तो उसमें सेलेनियम का मिनिमम एक एटम होगा, क्योंकि मोलर मास और n का डायरेक्ट रिलेशन है, n मिनिमम तो m भी मिनिमम, n मिनिमम कितना 1, तो n का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो m मिनिमम निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। यहाँ ध्यान दो, N2 plus 3H2 ये रिएक्शन होता है और इससे बन रहा हमारा NH3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कह रहा द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोल दिया गया है, हाइड्रोजन का मोल पूछा जा रहा, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2। तो मोल ऑफ H2 जो रिक्वायर्ड होगा, अगर हमें NH3 का 20 मोल्स बनाना है तो ये रिक्वायर्ड मोल कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 30 मोल्स हमारा रिक्वायर्ड होगा, यही हमारा आंसर होगा यानी डी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको बस हैबर अमोनिया बनने का रिएक्शन पता होना चाहिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बन रहा, या फिर आप अमोनिया के इंफॉर्मेशन से भी चाहते तो आप निकाल सकते थे, है ना। अमोनिया अगर NH3 का मोल 20 है तो हाइड्रोजन का मोल कितना होगा, इसका 3 टाइम्स, हाइड्रोजन एटम का मोल कितना होगा 3 टाइम्स यानी 60। H2 का मोल कितना होगा, तो इसका हाफ यानी 60/2 कितना 30। ये भी आपका बनाने का तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व में, या फिर हम सिंपल रिएक्शन को बैलेंस करके डायरेक्ट NH3 का मोल पता है तो हम H2 का मोल निकाल सकते हैं।
क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन हम और भी कराए हुए हैं। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं था हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया था जो आपको रिएक्टेंट निकालने की जरूरत है ना। चलिए, तो हर क्वेश्चन में आपको चीजों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर। अब कहिए, देखिए आगे कह रहा, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो मोलैलिटी और डेंसिटी दिया गया है। तो एक तो फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। दूसरा आसान मेथड, बिना अगर फॉर्मूला याद है तब भी आप क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हो, सिंपल। वी सॉल्यूशन हम मान लेते हैं 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा 1280 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोलैरिटी दिया गया है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमारा 2 मोल्स होगा। डेंसिटी हमारा ग्राम पर मिलीलीटर में दिया गया था, इसलिए वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में लिया। अब सोल्यूट का मोल निकल गया, तो ध्यान दीजिए मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास। NaOH का मोलर मास 40 होगा, यानी सोल्यूट का मास कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। सॉल्यूशन का मास पता है, सोल्यूट का मास पता है, तो बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1200 ग्राम। डायरेक्ट अब मोलैलिटी निकल गया। मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि 2 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट का मास ग्राम में होगा, तो ऊपर क्या होगा, 1000। तो ये आप अगर कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 12, यानी ये हमारा मोलैलिटी जो है वो आपका मोलैलिटी आ रहा 5 डिवाइडेड बाय 3, यानी 1.67। तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी देख करके मोलैलिटी पूछा जा रहा था। तो मोलैलिटी हमें पता है, मोलैलिटी के लिए हमें 2 चीज चाहिए यार, मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और दूसरा हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोलैरिटी दिया गया था, अगर हम वॉल्यूम मान लेंगे तो सोल्यूट का मोल निकल गया। वॉल्यूम अगर हमने मान लिया तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गया, मतलब मास ऑफ सोल्यूट निकल गया। तो क्या सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन के मास से हम मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल लेंगे, इजिली हम निकाल सकते हैं। और वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, मोलैलिटी निकल जाएगा, है ना। और दूसरा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको कई बार आप भूल भी सकते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये भी मेथड ध्यान में रखेंगे।